मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म सी, बाकी बात में। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज कहती है हमारे लिए मुल्क पहले है। नहीं, वो फारिक है, इस चीज को इग्नोर करे, वो फारिक है। आपको सबसे खतरनाक अभी जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं वो सबसे खतरनाक है और उनसे सब परेशान है। मगर आपकी इसमें क्या राय है? यूके में ये क्या नया बीस्ट खड़ा करना चाह रहे हैं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, और ये फार राइट के साथ मिलके ये इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। 47 से पहले हम सब सुनते आ रहे हैं, बाबर, ये तैमूर लंग और ये टर्किश और सेंट्रल एशियन, इन्होंने तलवारें उठाई और लोगों को गले काटे और उनको सलवारें पहना दी ना। और उसका इल्जाम है पाकिस्तान वाले अभी भी वो हारे हुए मुस्लिम अभी भी सलवारें पहनते हैं। डिप्लोमेटिक मीटिंग है या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है। सऊदी और यूएई जैसे कई मुस्लिम देश अब धीरे धीरे लिबरल हो रहे हैं और इस्लाम में कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। इसमें नया नाम तजाकिस्तान का भी जुड़ चुका है, जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। हज से पहले सऊदी अरेबिया ने कुछ बदलाव किया है। उसने 14 देशों के वीज़ा पर अस्थायी रूप से पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें टॉप 3 में पाकिस्तान भी आता है। सऊदी का कहना है कि पाकिस्तान से बहुत लोग इलीगल रूप से सऊदी आते हैं और यहाँ आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उसने इन भिखारियों पर काबू करने के लिए ऐसा किया है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए वीज़ा जून के महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। वीज़ा रोकने की प्रमुख वजह गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना और खासकर पाकिस्तान के भिखारियों पर काबू पाना है। इस्लाम में हो रहे रिफॉर्म्स और वीज़ा बैन से पाकिस्तान पूरा चिढ़ा हुआ है। जैसे वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, उज़्बेकिस्तान ने भी बोला, ताजिकिस्तान भी बोल रहा है कि कल्चर कंट्री फर्स्ट है। हम अपना सही कल्चर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लिए जो कंट्री फर्स्ट है वो रिलीजन फर्स्ट ना हो। तो आपकी नज़र में कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए या रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए? मिस, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ओवरऑल पूछ रही हूँ कि फिर हमारी इसराइल के साथ तिजारत क्यों नहीं है? वो इसलिए हमारी तिजारत नहीं है कि जब एक मुल्क बहैसियत एक मुल्क के, मसलन इसराइल, हम ये नहीं देख रहे कि उसके 15% या 20% ज्यूज जो हैं वो खिलाफ हैं, इसराइल के मजालिम के खिलाफ हैं। हमने ये देखना है कि वो मुल्क क्या कर रहा है। तो बहैसियत मिन हैसुल कौम जब इसराइल ने इतने जुल्म तोड़े हैं तो मजबूर हुए हैं उनके साथ। चाइना ने भी तोड़े हैं ना। देखिए चाइना कम्युनिस्ट है, वो तो किसी मजहब को नहीं मानते, वो किसी खुदा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मजहब रहे ही ना। मुसलमानों पर वो इतने जुल्म जो है वो ढाते हैं, उनसे भी तो हमारी तिजारत है। मिस, बात ये है कि देखिए वो मजालिम ढाते अंदर एक्सट्रीमिज़म देखिए दुनिया के हर मुल्क में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हर जगह है। लेकिन आप ये देखें कि नेशनल लेवल पे अगर किसी मुल्क ने बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए हैं तो उसकी मिसाल फ़लस्तीन की शक्ल में हमें मिलती है। आप चाइना को उससे नहीं मिला सकते। यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीजा कंसल्टेंट है। ऐसे फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं? इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़ा बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई बात जा नहीं पा रहा, कोई जा नहीं
पा रहा कोई। ज़्यादातर का फोकस यही होता है कि हमने वहाँ पर, भाई देखो फोकस तो हमारा स्टडीज़ नहीं है, आपको भी पता है, हमने वहाँ जाके जो है वो अपना काम ही करना है और मतलब स्टडी के लिए नहीं हम जाते हैं। हाँ, उनका नहीं होता फोकस, क्योंकि यूरोप जाना जो देख रहे हैं हमें। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। 47 से पहले हम सब सुनते आ रहे हैं, बाबर, ये तैमूर लंग और ये टर्किश और सेंट्रल एशियन, इन्होंने तलवारें उठाई और लोगों को गले काटे और उनको सलवारें पहना दी ना। और उसका इल्जाम है पाकिस्तान वाले अभी भी वो हारे हुए मुस्लिम अभी भी सलवारें पहनते हैं, है ना। वो उसके ऊपर भी यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने ही बोला था। महाराजा रंजीत सिंह ने जब लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला और मुसलमानों को मुगलों को वहां से हराया, तो उसने भी उनको लोगों को सलवारें पहनाई थी। कहता है ये हारे हुए लोगों को सलवार पहनाना जो है ये एक निशान होती है। चलो ये तो लाइट नोट पे मैंने बोला है। वो कहते हैं कि इसका एक पहलू जो है इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट बन गया, उसके बाद जो इंडिया में जो भारत में मुसलमान रह गए हैं उनका इजाफा हुआ, वो कैसे एक रेडिकलाइजेशन में आए, उसका उन्होंने एक ने जो प्रोफेसर साहब है, अपने मिस्टर फिशर हैं, वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि इन तलवारों के बाद एक मुहिम और आई जो बहुत सॉफ्ट मुहिम थी। वो उन्होंने अपना सारा जो डॉक्ट्रिन चेंज कर लिया, वो था सूफियाना अंदाज। वो सूफियाना अंदाज से ये हुआ कि उन लोगों ने पता कर लिया कि मार काट के तो हम लोगों को मुसलमान नहीं बना सकते, तो तब पूरा हिंदुस्तान हमें मारना पड़ेगा। तो हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ, जहां जहां मुस्लिम गए हैं ये उनके पीछे पीछे आते रहे। इसकी हिस्ट्री भी है ना। अब जलालुद्दीन की आप बुक पढ़ लीजिए, जिसने स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम लिखा है, उसके अंदर उसने इसका बयान भी दिया है। तो उसने बोला है कि जब ये यहाँ आए हैं, इंडिया में आए हैं, भारत में, तो इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज जो थी, पता था कि इंडिया वाले लोग तबला, ढोलकी और छैने बजा के हर चीज को, अपने भजन भी गाते हैं। इन्होंने वही तकलीफ ली और इन्होंने यूपी-सीपी, ब्रिज भाषा और ये जो लैंग्वेजेस थी, इनके ऊपर उन्होंने गाने बनाने स्टार्ट किए और इन्होंने उसको तरीके से अपनाया और ये कामयाब रहे काफी देर तक, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। अब आप एक उनका गाना सुनिए, छाप तिलक छोड़ी मोरे नैना मिलाई के। अगर आप उसका पूरा गाना सुने तो वो छाप तिलक लगाने वाला कौन है? लड़की तो औरत है ना। वो छाप तिलक लगाने वाली औरत है। वो ये तो नहीं कह रही कि कृष्ण भगवान मेरे घर में आ गए हैं या मेरे शिव जी आ गए हैं। वो तो एक नबी की कर रही है ना। अभी मेरे घर में नबी आए, मैंने अपनी तिलक और छाप भी छोड़ दी। ऐसे बहुत सारी आपको एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। तो ये इन्होंने कला उसका ये सॉफ्ट कॉर्नर से उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और उन्होंने गांव-गांव जाके ढोलकी, छैने, तबले बजा बजा कर उन्हीं की लैंग्वेज में इस्लाम कल्चर को, रिलीजन को उन्होंने फोर्टिफाई किया।